क्या आपने कभी सोचा था दिलीप जी कि एक दिन पूरे बिहार में आपकी पहचान बनेगी? देखिए, हमने ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं था। हमारा सपना था अधिकारी बनने का। दिलीप जी, सरकार कहती है कि आंदोलन राजनीतिक रूप से प्रेरित। दोनों ही सरकार में हमारा छात्र हित में आंदोलन हुआ है, दोनों ही सरकार में हम लाठी खाए हैं। दुष्परिणाम हुआ कि छात्र आंदोलन को बदनाम कर दिया और जेल में हमें हमारा पीटा गया 20 तारीख। क्या बिहार में रोजगार की राजनीति होनी चाहिए या जाति की? देखिए, इसके लिए आम जनता भी दोषी है। सबसे बड़ा दोषी तो हम कहेंगे आम जनता। ये बताइए सर कि क्या इसका एकमात्र तरीका आंदोलन है? बगैर आंदोलन के कुछ नहीं हो सकता। सड़क पे उतरना ही पड़ेगा, लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्वक। दिलीप जी, क्या आपको लगता है कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी? रिजल्ट के नाम पे सिर्फ रोल नंबर का एक PDF जारी कर दिया जाता है, तो इससे तो पारदर्शिता नहीं आएगी। और इसी आड़ में धांधली सेटिंग होती है, भ्रष्टाचार होता है। एक वर्ड आपके मन में जो पहला आए आप वो बोल दें। तेजस्वी यादव, युवा नेता, प्रशांत किशोर। विजनरी नेता। क्या आप मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं? देखिए, ऐसा कुछ हम लेके नहीं चले हैं जी। हमारा राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं है। हमारे परिवार का आप देखिए कि साधारण परिवार से हम लोग हैं। खान सर, तो संघर्ष करने के बाद जो परिणाम आता है, जो चीज़ मिलता है, जितना मुश्किल से वो मिलता है ना, उस चीज़ को संभालना उससे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो खान सर यही नहीं कर पा रहे, संभाल नहीं पा रहे। बेरोजगार छात्र आपको देख रहे हो जो कई बार असफल हुआ हो या फिर निराश हो चुका हो, तो आप उससे क्या कहना चाहेंगे? मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। आपके अंदर जो भी कैपेसिटी है वो आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। नमस्कार, मैं हूं अमृता सिंह और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के चर्चित छात्र नेता दिलीप कुमार, जिन्होंने BPSC आंदोलन, छात्र अधिकारों और युवाओं के रोजगार के मुद्दे को लेकर लगातार आवाज उठाई। आंदोलन, राजनीति और छात्रों के संघर्ष के बीच उनकी यात्रा काफी चर्चा में रही है। आज हम उनसे जानेंगे कि एक छात्र नेता की लड़ाई सड़क से राजनीति तक कैसे पहुंची और बिहार के युवाओं के लिए उनका विजन क्या है। आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपने बचपन, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारा बचपन तो गांव में बीता। हमारी पढ़ाई लिखाई भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से हुई और सामान्य परिवार से हम लोग हैं, किसान परिवार से हैं। तो साधारण तरीके से गांव घर में ही बीता। जो भी हम लोग का खेल कूद हो या जो भी संबंधित हो बचपन की यादें गांव में ही है। और इंटर पास करने के बाद हम पटना आए थे और 2001 से लगातार पटना में ही रहे, 2021 तक लॉज में रहते थे। उसके बाद लॉकडाउन में हम घर चले गए थे लॉज छोड़ के। उसके बाद पटना आना जाना घर से ही होता है। अच्छा जी, छात्र राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए, ये इसको प्रेरणा बोले या आक्रोश कहिए अंदर का, कि जब पटना हम आए थे कंपटीशन की तैयारी के लिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए और ख़ासकर BPSC की तैयारी करने के लिए, हमारा सपना था कि हम भी BPSC से अधिकारी बने, बिहार की सेवा करें। लेकिन जब पटना में रहकर हम तैयारी करते थे तो उस समय देखते थे कई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र जो है वो लॉज में पहले ही आ जाते थे और अभ्यर्थियों के भी जो पैसा दिया उसको क्वेश्चन पहले मिल गया, या अभ्यर्थी के जगह पे कोई और बैठता था जिसको मुन्ना भाई कह लीजिए, आजकल स्कॉलर कह लीजिए, ये सब नाम दिया जाता था। तो इन सब चीज़ों को देखकर मन में आक्रोश होता था कि जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और कोई है कि पैसे के बल पे सेटिंग करा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, तो फिर ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले को नौकरी कैसे मिलेगी? कुछ लोगों को मिलती है लेकिन सबको तो नहीं मिलेगी। लेकिन आगे चलते चलते देखिए 56 से 59वीं हम मेंस दे रहे थे BPSC सिविल सेवा की, और उस समय हम लोग का आंदोलन हुआ। तो उस आंदोलन को भी हमने देखा। हम 2 महीना आंदोलन में रहे। हमारे साथ रहने वाले, तैयारी करने वाले बहुत सारे लोग उस समय जॉब में चले गए, BPSC से अधिकारी बन गए। उसके बाद भी बने। 56 से 59वीं मेंस हम भी दिए। लेकिन उसके बाद हमारा रुझान धीरे धीरे छात्र आंदोलन की तरफ जाने लगा, क्योंकि उस समय हम लोग भी बहुत नेता से मिले पटना में, लेकिन कोई भी नेता शिक्षा, रोजगार, नौकरी के मुद्दे को नहीं उठाते थे और बस आश्वासन देते थे। हम एग्ज़ाम देते रहे BPSC सिविल सेवा के। 64वीं सिविल सेवा BPSC की जब परीक्षा हुई, उसमें जब आंसर की जारी हुआ रिजल्ट के बाद, तो कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत था। किताब की बात को भी वो लोग नहीं मान रहे थे और उसी से हमारा आक्रोश और बढ़ गया कि जब यहाँ हम किताब में देख रहे हैं, सारी दुनिया में जो पढ़ाया जाता है उसको नहीं माना जा रहा है BPSC के द्वारा, और पटना हाई कोर्ट में ने भी नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना, तो फिर पढ़ाई का मतलब क्या रह गया? तब तो सीधा हुआ कि भाई इस चीज़ के खिलाफ या तो लड़िए या चुपचाप रह जाइए।
उसी के बाद हमने ये मिशन ही बना लिया कि हमें बिहार में शिक्षा, रोजगार, नौकरी के लिए लड़ना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, पेपर लीक के खिलाफ लड़ना है। और उसमें हम पहली बार हुआ था 2019 में कि हम आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उसमें किसी भी कोचिंग शिक्षक, किसी भी नेता को हम लोग नहीं आने दिए। उससे पहले जो भी आंदोलन होता था हम लीड नहीं करते थे, हम भी भीड़ का हिस्सा हुआ करते थे। और 15 से करीब 2015 से हम आंदोलनों में रहते थे। उस समय लीड हम नहीं करते थे, लेकिन हम आंदोलन को देखते थे करीब से, और जो उसमें कमियां रहती थी जिसके कारण आंदोलन असफल होता था, उन सब चीज़ों को हमने दूर करना शुरू किया। और 2019 से हमने आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बाद आगे ऐसा हो गया कि अभ्यर्थी दरोगा के लिए, सिपाही के लिए, बीएसएससी के लिए, हर चीज़ के लिए हमें आंदोलन करने के लिए कहने लगे। और बीपीएससी के बाद हम हर चीज़ के लिए आंदोलन करने लगे। और 67वीं का जो पेपर लीक हुआ था, जिसको हमने उजागर किया 2022 में, 8 मई 2022, और हमने मुख्यमंत्री जो उस समय नीतीश कुमार थे, उनको हमने क्वेश्चन भेज दिया परीक्षा से पहले। और यहीं से एक कह लीजिए कि क्रांतिकारी सुधार की बात हुई। क्या आपने कभी सोचा था दिलीप जी कि एक दिन पूरे बिहार में आपकी पहचान बनेगी? देखिए, हमने ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं था। हमारा सपना था अधिकारी बनने का। अधिकारी बनने का सपना हमारा जरूर था कि बीपीएससी से अधिकारी बने या यूपीएससी से बने, लेकिन अधिकारी बने ये सपना था, जो कि इस शिक्षा माफियाओं, परीक्षा माफियाओं के चलते मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन इतना ज़रूर खुशी होती है कि हमारे आंदोलन को लेकर, हमारे आंदोलन के चलते कई शिक्षा माफिया जेल गए और हजारों लाखों लोगों को नौकरी मिली, ईमानदारी से नौकरी मिली। तो इस बात की खुशी होती है। इस बात की खुशी बिल्कुल। बीपीएससी TRE 1, 2, 3 में लाखों लोग नौकरी में गए हैं। सिविल सेवा में हजारों लोग गए हैं। बीएसएससी से हजारों लोग गए हैं। दरोगा सिपाही बने हैं और भी नौकरी में गए हैं। तो इससे खुशी होती है। जहाँ भी जाते हैं किसी भी सरकारी कार्यालय में, तो वहाँ लोग पहचान जाते हैं, अधिकारी हो या कर्मचारी हो, सभी लोग पहचान जाते हैं। तो ये अंदर से खुशी मिलती है कि चलो पैसा नहीं कमाए कम से कम, लेकिन सम्मान कमाए हैं। जो कहीं जाते हैं तो लोग, जी बिल्कुल, यही एक सम्मान मिलता है। दिलीप जी, वह कौन सा क्षण था जब आपको लगा कि यह सिर्फ परीक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य का सवाल है? वो कौन सा एक पल था, एक क्षण था जब आपको ऐसा लगा? देखिए, जब पेपर लीक होता था, हम लोग आंखों से देख रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहा है क्वेश्चन, अखबारों में छप रही है, उसके बाद चैनलों पे चल रहा है, टीवी चैनल पे, लेकिन सरकार और आयोग नहीं मान रही है। तो उस समय लगता था कि क्या हम आज़ाद देश में जी रहे हैं, क्या हम लोकतांत्रिक देश और लोकतांत्रिक राज्य में जी रहे हैं, जहां सबूत देने के बाद भी कोई हमारी बात को नहीं मान रहा है, सरकार नहीं बात मान रही है। और हम लोग आंखों से देख रहे हैं कि पेपर लीक है, दूसरा के बदला में दूसरा बैठ रहा है। जहां हम देख रहे हैं टीवी पे चल रहा है कि इंटरव्यू में 25 लाख रुपया मांगा गया है, उसका सबूत है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इससे हमें लगा कि भाई, देश की आज़ादी के लिए हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानी दी। कई लोग हंसते हंसते फांसी पे लटक गए, कई को प्रताड़ना दी गई उस समय जेलों में। तो हम लोग आज़ाद देश में क्यों नहीं इस चीज़ के खिलाफ लड़ सकते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं लड़ सकते? और बचपन से, जैसा कि आपका पहला ही सवाल था, बचपन से हमारा जो स्वभाव था वो शांति वाला स्वभाव था। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, स्कूल में, ना कॉलेज में, ना कोचिंग में, कहीं कोई आज तक कोई एक थप्पड़ भी हमको नहीं मारा होगा। लेकिन सार्वजनिक जीवन में जब आए तो लाठी ही खाना पड़ता है, पुलिस की प्रताड़ना झेलना पड़ता है, जेल में, इस बार तो जेल में भी हमें मारा पीटा गया। तो अब सार्वजनिक जीवन में आने के बाद तो यातना झेलनी पड़ती है। जी दिलीप जी, सरकार कहती है कि आंदोलन राजनीतिक रूप से प्रेरित थे, आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, आंदोलन हमारा जब से शुरू हुआ, हमने पहले ही आपको बोला कि हमने अपने आंदोलन में जो पहले कमियां रहती थी उसको दूर किया, और कोचिंग शिक्षक या कोई भी नेता को हम लोग आंदोलन में नहीं आने देते हैं। और इसी आधार पर सरकार किसी भी आंदोलन को बदनाम करती है। हमारा आंदोलन, चाहे महागठबंधन की सरकार बिहार में रही हो या एनडीए की सरकार रही हो, दोनों ही सरकार में हमारा छात्र हित में आंदोलन हुआ है। दोनों ही सरकार में हम लाठी खाए हैं, थाना घसीट के ले जाया गया है, और दोनों ही सरकार में हमारी बातों को सरकार ने माना भी है, हम ये भी कह रहे हैं। लेकिन आज तक हमारे आंदोलन को लेकर सरकार ने या सरकार के किसी भी अधिकारी ने, किसी भी मंत्री ने ये नहीं कहा कि ये आंदोलन कोचिंग शिक्षक वाले करवा रहे हैं या विपक्ष के नेता करवा रहे हैं, किसी ने नहीं कहा। क्योंकि सरकार के पास इनपुट जाता है, उनके अधिकारी मैसेज पहुंचाते हैं कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन जब हम जेल में इस बार जेल में थे, 8 मई को अरेस्ट किया गया, 9 तारीख से हम जेल में थे। और बाहर कुछ लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए, स्वघोषित छात्र नेता कुछ लोग, ये लोग जो आंदोलन का आह्वान किए, मीडिया में सिर्फ आंदोलन का आह्वान किए, और अभ्यर्थी आंदोलन नहीं कर रहे थे। अभ्यर्थियों का आंदोलन सिर्फ 8 मई को था।
तो उस समय इन लोगों ने 8 मई के आंदोलन का विरोध किया, 4-5 लोगों ने, और 11 मई को इन लोगों ने आंदोलन रखा। 5 अभ्यर्थी भी नहीं पहुंचे। फिर इन लोगों ने क्या किया कि दिलीप कुमार जेल में है, उनके साथी जेल में, 3 अभ्यर्थी भी जेल में थे, तो इन लोगों ने इमोशनल कार्ड खेला कि दिलीप कुमार के कहने पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके रिहाई के लिए, और इमोशनल कार्ड खेला। सारे मीडिया में इन लोगों ने इस बात को मतलब रखना शुरू किया, तो मीडिया को भी लगा कि दिलीप कुमार के रिहाई के लिए ये लोग आंदोलन कर, मीडिया ने भी खूब चलाया। और इसका क्या दुष्परिणाम हुआ, और ये लोग क्या किए, एक मतलब अपना चेहरा चमकाने के लिए कि पटना के कोचिंग शिक्षकों से दबाव डाल के वीडियो बनवाए कि आंदोलन में हम लोग भी आ रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को लेके। बाहर के कोचिंग शिक्षक, मुंबई में हो, नागपुर, मुंबई या दिल्ली, उन कोचिंग शिक्षकों से भी वीडियो बनवाया कि आप वीडियो बनाए कि आप भी पटना पहुंच रहे हैं आंदोलन में। तो बहुत सारे शिक्षक ने बनाया, और यहीं पे गलती हुआ। गलती क्या, ये सोची समझी साजिश थी उन 4-5 लोगों की, जो अपना चेहरा चमकाने के लिए और कुछ और भी चीज़ कर रहे थे अपने स्वार्थ के लिए, आंदोलन को बदनाम कर दिया। और इसी का असर हुआ, दुष्परिणाम हुआ कि छात्र आंदोलन को बदनाम कर दिया, और जेल में हमें मारा पीटा गया। 20 तारीख को जेल में मारा पीटा गया, बुरी तरह मारा पीटा गया, और हमें सेल में 2 दिन तक बंद करके रखा गया। और ये कहा गया कि दिलीप कुमार जेल में बैठ के बाहर आंदोलन करवा रहा है, बड़का नेता बन गया है। और ये लोग अपने स्वार्थ के लिए, अभ्यर्थी आंदोलन में शामिल नहीं थे। आप देखिए 20 मई को अभ्यर्थी आए भी नहीं, 4-5 अभ्यर्थी भी नहीं आए, और ये लोग बस अपना चेहरा चमकाने के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसा कर रहे थे। और इसका दुष्परिणाम क्या हुआ, छात्र आंदोलन को ये लोग बदनाम कर दिया। शिक्षा मंत्री जी ने और सरकार के लोगों ने क्या कहा कि ये आंदोलन बाहर के लोग करवा रहे हैं, कोचिंग शिक्षक करवा रहे हैं, विपक्ष के नेता करवा रहे हैं, विपक्ष के लोग करवा रहे हैं, आंदोलन को बदनाम कर दिया। लेकिन जब हम जेल से बाहर आए तो हमने अपनी बातों को रखा मीडिया में, सरकार तक हमने अपनी बातों को पहुंचाया, अधिकारियों को हमने बताया। फिर सरकार के पास ये मैसेज गया कि नहीं भाई, 8 तारीख को ही अभ्यर्थियों का आंदोलन था, उसके बाद अभ्यर्थियों का भी आंदोलन हुआ ही नहीं TRE4 का। तो फिर सरकार का रुख बदल गया, अब सरकार अभ्यर्थियों के पक्ष में बोल रही है। तो अभी हम लोग जुलाई का इंतजार कर रहे हैं, 10-15 जुलाई तक। अगर 10-15 जुलाई तक 46,000 पदों पे टीचर बहाली नहीं आती है TRE4, तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। हम लोग अभ्यर्थियों के लिए समर्पित है। इसके अलावा BSSC हो, उसके लिए भी आंदोलन करना है। अभी दरोगा मेंस का पेपर लीक हो गया, तो उसके लिए भी सरकार को चाहिए कि भाई पेपर लीक का आप जांच करवाइए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई करवाए। BSSC का एग्जाम नहीं हो रहा है, 3 साल 3.5 साल हो गया, उसमें संविदा वेटेज कर दिया गया, जो कि हटना चाहिए संविदा वेटेज। और भी लाइब्रेरियन का बहाली नहीं आ रही है, और इधर नीट पेपर लीक हो रहा है, तो सब जगह पेपर लीक हो रहा है। तो जब तक पेपर लीक पर एक कठोर कानून नहीं बनेगा, और कठोर कानून भी बने और उसको लागू भी करना पड़ेगा, बड़े बड़े नेता, मंत्री, अधिकारी, कोचिंग शिक्षक शामिल रहते हैं पेपर लीक में, और जब तक इन लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक पेपर लीक नहीं रुकने वाला है। ये बताइए सर कि क्या इसका एकमात्र तरीका आंदोलन है, कि आंदोलन करके ही क्या ये चीजें भ्रष्टाचार? देखिए, जब ऐसे नहीं कुछ होता तब हम लोग आंदोलन करते हैं, सरकार पे प्रेशर बनता है इससे, क्योंकि लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में आंदोलन से ही हमारे देश को आजादी मिली। सही बात। और देश में कुछ कोचिंग शिक्षक ऐसे हैं जो बोलते हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं होता है, और वैसे विद्वान और महानुभाव कोचिंग शिक्षक खुद अपने कोचिंग में पढ़ाते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के आंदोलन से देश को आजादी मिली। तो आंदोलन ही एक तरीका है। बिल्कुल, आंदोलन ही तरीका है जिससे आप सरकार पे प्रेशर बना सकते हैं। बगैर आंदोलन किए कुछ नहीं हो सकता, सड़क पे उतरना ही पड़ेगा, लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्वक। जो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसके तहत आप शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए, और सरकार पे उसका असर होता है। इससे पहले 2023 में मोदी सरकार ने ही पेपर लीक पे कठोर उस समय कुछ कानून बनाया, जो कि हमने ही डिमांड किया था, और उसी अनुसार केंद्र सरकार ने कानून बनाया। हालांकि हमारी सभी मांगों को उसमें नहीं रखा गया। अगर सभी मांगों को उसमें रखा जाता कानून में, तो आज पेपर लीक जैसी जो बड़ी समस्या, कैंसर से भी घातक बीमारी हो गई है, नहीं होती आगे। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को इस पर अब गंभीर होना पड़ेगा, नहीं तो फिर युवा के साथ अन्याय होता जा रहा है। और जिस तरह से पेपर लीक हर राज्य की समस्या है, तो आगे चलकर ऐसा न हो कि ये युवा जो हैं इतने आक्रोशित हो जाए, सड़क पे उतर जाए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इनको संभाल ना पाए। सर, अभी आपने गिरफ्तारी की बात बताई अपनी, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी गिरफ्तारी के दौरान आपके मन में क्या चल रहा था उस टाइम पे? देखिए, हम शुरू में जब आंदोलन हम शुरुआत किए, तो इन सब चीज़ों से हमारा कभी घर में भी केस मुकदमा वाली बात नहीं कभी हुआ। बचपन से देखिए आज तक कोई FIR मेरे ऊपर, मतलब घर पर नहीं है, और अदर चीज़ को लेकर कहीं भी पूरे दुनिया में नहीं है मेरे ऊपर FIR। सिर्फ आंदोलन को लेकर 10, 12, 15 FIR है। कुछ FIR तो ऐसे हैं, अभी हम दिल्ली में है, हमारे पास फ़ोन आ रहा है कि इस केस में आप बेल करा लीजिए, उस केस में बेल करा लीजिए।
अब कौन कौन केस बने, कौन कौन आंदोलन में हमारा नाम दे दिया गया पता भी हमको नहीं है, और एफआईआर मेरे नाम से दर्ज कर दिया जाता है। जिस आंदोलन में हम है भी नहीं, पटना में नहीं मौजूद है, उसमें भी हमारा नाम एफआईआर में दे दिया जाता है। तो अब तो पता नहीं किस जन्म का बदला बिहार पुलिस, पटना पुलिस और ये सरकार ले रही है हमसे। जब लोकेशन भी मेरा देखा जाएगा तो पटना में है ही नहीं, उससे 4 दिन 10 दिन पहले भी नहीं है, उस दिन भी नहीं है, उसके 10 दिन आगे तक नहीं है, तो फिर कैसे हमारा नाम उसमें है? तो ये तो अजीबोगरीब बात हो रही है। लेकिन हम सरकार से यही कहेंगे कि आप युवाओं के साथ न्याय कीजिए। हर सरकार या हर पार्टी, हर नेता चुनाव जब आता है तो युवा की बात करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद युवा को सभी लोग भूल जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, युवाओं के साथ न्याय कीजिए, तभी युवा आपके साथ खड़े रहेंगे। नहीं तो फिर युवा का उल्टा वायु होता है, वायु जब चलती है अपने रफ्तार में तो उसको कोई संभाल नहीं पाता है। तो इस चीज़ को समझिए। और यही युवा हैं जो 2013-11 से ही कहिए, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन दिल्ली में हुआ, तो यही युवा है जो पूरे देश में माहौल बनाए और 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो उनकी युवाओं की ताकत को कम मत समझिए। यही युवा हैं जो 2005 में नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाए और इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं अभी, सम्राट चौधरी जी, और केंद्र में जो प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि भाई युवाओं के साथ आप न्याय कीजिए, पेपर लीक को रोकिए, बहुत बड़ी समस्या है। दिलीप जी, क्योंकि अभी आपने सरकार और सिस्टम की बात कही है, तो बिहार के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी है, शिक्षा है, या भ्रष्टाचार है? देखिए, तीनों है सबसे बड़ी समस्या। शिक्षा भी है, बेरोजगारी भी है, भ्रष्टाचार भी है। तीनों सबसे बड़ी समस्या बिहार की है। बिहार में उद्योग नहीं है, फैक्ट्रियां लगी नहीं हैं, और अभी भी सरकार उस तरह से हमको नहीं लगता है लगाने के लिए प्रयत्नशील हो, माने युद्ध स्तर पे प्रयत्नशील हो। ऐसे दावे तो करती है, अखबारों में तो आता है, मीडिया में चलता है कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब तक फैक्ट्रियां नहीं लगेगी बिहार में तो बेरोजगारी तो बढ़ती जाएगी। जनसंख्या तो बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ेगी, सरकारी नौकरी अब वैकेंसी निकालिएगा नहीं तो कैसे होगा? तो वैकेंसी निकालिए। और शिक्षा तो स्कूली शिक्षा, यूनिवर्सिटी शिक्षा खत्म हो गई। मैं बिहार का हूं तो इसलिए ये नहीं कहूँगा कि भाई मतलब गलत चीज़ बोल दूंगा, नहीं, जो सच्चाई बोलना पड़ेगा। वैसे तो देश भर से अब यूनिवर्सिटी की शिक्षा समाप्त हो गई। यूनिवर्सिटी में जिस तरह की शिक्षा पहले हुआ करता था, अब तो पूरे देश से यूनिवर्सिटी का शिक्षा को लगता है जैसे खत्म कर दिया गया। शोध होते थे एक से एक, पटना यूनिवर्सिटी में भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, JNU, सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो सरकार जो है, वर्तमान सरकार, वर्तमान राजनीतिक पार्टियां, चाहे सत्ताधारी पार्टी की तो ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है ना, संस्थाओं को खत्म करते जा रही है, और पढ़ाई लिखाई से लोगों का ध्यान अलग करके किसी और चीज़ में उलझाया जा रहा है। आप दिन भर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलेगा, गलत नॉलेज दिया जाएगा, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, मंत्री जी तक गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, तो फिर देश का युवा का क्या होगा? आप सोच सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गलत चीज़ बोला जाता है मंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा, अलग अलग राज्यों के, तो इससे तो गलत मैसेज जा रहा है देश भर में। तो पढ़ाई लिखाई का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और यूनिवर्सिटी से, स्कूल से धीरे धीरे शिक्षा बर्बाद होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। ये बहुत विकराल स्थिति होने वाली है आगे चलकर। और हम तो बिहार में ज़्यादा, बिहार के लिए हम काम करें तो बिहार के बारे में बोलेंगे, लेकिन देश भर की यही बात है यूनिवर्सिटी की। और बिहार की जहाँ तक बात है तो पटना यूनिवर्सिटी पहले हब हुआ करता था, वहाँ से UPSC में लोग ज़्यादा सेलेक्ट होते थे, और आज खोजने से भी नहीं मिलता है, खोजने से भी नहीं मिलता है। तो ये हाल आज पटना यूनिवर्सिटी का हो गया कि पढ़ाई, वहाँ एडमिशन के लिए लोग तरसते थे पटना यूनिवर्सिटी में, लेकिन अब ये हाल हो गया कि 3-3 बार लिस्ट जारी होता है कि भाई आके एडमिशन ले लो, आके एडमिशन ले लो, फिर भी सीट खाली रह जाता है। ये हाल है। स्कूली शिक्षा समाप्त है, और इसके लिए दुख की बात है कि कोई भी नेता बिहार के, चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष के हो, कोई भी नेता इन सब चीज़ों के लिए प्रयत्नशील नहीं है। सबको बस वोट कैसे मिलेगा, वोट बैंक, और जनता को भी इस चीज़ की फिक्र नहीं है कि भाई शिक्षा जरूरी है पहले। तो ये कैसे किया जाए ठीक? अगर जनता नहीं है उस पक्ष में, अगर सरकार नहीं है, विपक्ष नहीं है, तो कैसे होगा फिर? ये तो कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा। ये तो हर युग में होता रहा है कि कुछ लोग ही आगे आए हैं, उसके बाद सुधार हुआ है। तो कुछ लोगों को आगे आके इसके लिए जागरूकता फैलाना पड़ेगा, जैसे हम लोग कर रहे हैं। हम लोग तो जागरूकता ही फैला रहे हैं, लड़ रहे हैं सरकार से, लेकिन हम ही लोगों को समर्थन नहीं मिलता। हम चुनाव लड़े, हमको वोट भी नहीं दिया लोग, और जिस स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं, मार खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, वही स्टूडेंट वोट नहीं दिया। तो ऐसे करने से तो फिर सुधार नहीं होगा ना। कम से कम ऐसे लोगों को तो आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, पावर देना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। जी दिलीप जी, क्या आपको लगता है कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी है? पूरी पारदर्शिता की कमी है, पूरे देश भर में पारदर्शिता नहीं है। और हम लोग तो 11 साल से हम बिहार में लड़ रहे हैं इसी चीज़ के लिए
तो बहुत लड़ाई लड़े तब जाके कुछ पारदर्शिता आई है। जैसे बीपीएससी में पहले क्या था, लोग बिहार लोक सेवा आयोग में आंसर जारी होता था रिजल्ट के बाद, और उसमें कुछ आंसर जानबूझ के गलत रहता था और उसमें कुछ नहीं हो पाता था। हमने आंदोलन करके सरकार से मांग किया, बीपीएससी से मांग किया, तो अब आंसर की उसका रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर की जारी होता है, तो विवाद खत्म। उसके बाद ओएमआर सीट वेबसाइट पे अपलोड होता है, आप देख सकते हैं अपना। उसके बाद आपको मेंस की कॉपियां भी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है। तो ये सब सुधार हुआ है बीपीएससी में, बिहार लोक सेवा आयोग में बहुत सारा सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी दरोगा सिपाही बीएसएससी में बिहार में पारदर्शिता नहीं है, जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे जब तक कि पारदर्शिता नहीं लाई जाएगी। अभी भी आप देखिए दरोगा सिपाही बीएसएससी में क्या है, बिहार में स्टूडेंट्स को यानी परीक्षार्थी को न क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है परीक्षा के बाद, न ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दी जाती है, लेकिन क्वेश्चन सोशल साइट पे घूमते रहता है। अभी दरोगा मेंस का, बिहार दरोगा मेंस का वही हुआ, क्वेश्चन बाहर ले जाने के लिए स्टूडेंट्स को नहीं मिला अभ्यर्थी को, लेकिन क्वेश्चन उनका घूम रहा है। आंसर की नहीं बताया जाता है परीक्षा समाप्ति बाद, तो अभ्यर्थी को ये कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर आयोग सही मान रहा है। रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए, लेकिन सिपाही बहाली में कटअप नहीं जारी होता, ना मार्क्स जारी होता है। दरोगा बहाली में कितना हम लड़े 2020 में, तो कटअप जारी होता है, लेकिन अभी भी मार्क्स जारी नहीं होता है रिजल्ट के साथ। तो जब तक आप बताइएगा नहीं ये सब चीज़, तो रिजल्ट के नाम पे सिर्फ रोल नंबर का एक पीडीएफ जारी कर दिया जाता है, तो इससे तो पारदर्शिता नहीं आएगी। और इसी आड़ में धांधली सेटिंग होती है, भ्रष्टाचार होता है, तो इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। अगर आप मुख्यमंत्री से सीधे बात करते हैं तो आपकी पहली मांग क्या होगी? देखिए, हमारी पहली मांग तो एक लाइन में यही होगी, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार के खिलाफ। जो आपने सवाल किया उसी पे हमारा होगा कि शिक्षा में सुधार हो, भ्रष्टाचार नहीं हो। भ्रष्टाचार तो ऐसा शब्द है कि शिक्षा में भी है और पूरे आम जनता के लिए भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ब्लॉक हो, पंचायत, सब जगह भ्रष्टाचार है, प्रतियोगी परीक्षा हो, सब में भ्रष्टाचार हो। तो भ्रष्टाचार रुके, ये हमारा पहला मांग होगा मुख्यमंत्री जी से कि भ्रष्टाचार नहीं हो, चाहे वो आम जनता से संबंधित हो या युवा से संबंधित हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, शिक्षा में सुधार हो और रोजगार के लिए नए नए साधन उपलब्ध किया जाए, फैक्ट्रियाँ लगे, वैकेंसी निकले, समय पे एग्जाम हो, पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो, पेपर लीक ना हो। दिलीप जी, कुछ लोग कहते हैं कि आंदोलन की आड़ में राजनीति की जा रही है, तो आप क्या कहेंगे, क्या यह आरोप सही है? देखिए, हम तो हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि ऐसी राजनीति हर कोई करे। राजनीति का क्या मतलब? जननीति होना चाहिए राजनीति का मतलब, लोक नीति, जनता के लिए नीति, राज करने के लिए, राजा बनने के लिए नीति नहीं, जनता के लिए नीति, जन कल्याण के लिए नीति। अगर छात्र हित लड़के कोई राजनीति कर रहा है तो ये तो अच्छी बात है, होनी चाहिए ना। राजनीति का मतलब क्या? नेता का काम क्या है? जनता के मुद्दे को उठाना, जनता के समस्याओं का समाधान करना। क्या छात्र आंदोलन को राजनीतिक मंच बनाना उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। छात्र आंदोलन का मतलब विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन, और इसलिए हमारे आंदोलन में कोई भी नेता, कोई भी कोचिंग शिक्षक नहीं रहते हैं। अभी तक देख लीजिए, और आगे भी हमारे आंदोलन में कोई भी नेता, कोई भी कोचिंग शिक्षक नहीं रहेंगे। हम किन्हीं को नहीं बुलाते हैं, ना आने देते हैं। अगर कोई आ भी जाते हैं ना बिना बुलाए, तो हम उनका हाथ जोड़ के बोलते हैं कि आप चले जाइए सर, ये छात्रों का आंदोलन है, इसमें छात्र और छात्राएं ही रहेंगे। दिलीप जी, आपको कभी किसी राजनीतिक दल का समर्थन मिला? देखिए, समर्थन क्या कहेंगे, हम तो जेल जाते हैं तो कोई तो सपोर्ट में भी नहीं लिखते हैं। मतलब मेरे लिए कोई रिहाई के लिए भी नहीं लिखते हैं, तो कैसे कहेगा कि सपोर्ट में कोई नेता या कोई पार्टी है? हम तो आज तक नहीं देख रहे हैं कि हम जेल जाएं, लाठी खाएं और कोई नेता हमारे लिए थोड़ा हमदर्दी भी दिखाएं। क्या आपको कभी किसी पार्टी ने शामिल होने का प्रस्ताव दिया? हाँ, ये प्रस्ताव पहले आता था, अभी तो नहीं कहेंगे, लेकिन पहले आता था। बहुत पार्टियों का ऑफर आया, लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया। हमने सीधा कहा कि हम जो छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आपकी पार्टी में हम आते हैं, अगर आपकी पार्टी गलत करेगी तो हम वहाँ भी आपकी पार्टी का विरोध करेंगे। अगर ये बात आपको अच्छा लगे तो ठीक है, बोलिए, हम सोचते हैं। लेकिन वो लोग तैयार नहीं हुए। जाहिर सी बात है, नहीं तैयार होंगे, क्योंकि अगर सत्ताधारी पार्टी खास के अगर युवाओं की बात नहीं मानेगी तो हम तो उस पार्टी के खिलाफ भी बोलेंगे ना कि भाई ये सरकार में क्यों नहीं बात मान रही है। TRE-4 का आंदोलन चल रहा था, उस समय हम चाहते तो सत्ताधारी पार्टी को ज्वाइन करके हम चुनाव लड़ सकते थे, विधायक भी बन सकते थे, आराम से बन जाते। लेकिन हमने क्यों नहीं सत्ताधारी पार्टी के संपर्क में या ऑफर स्वीकार किया या नहीं गए? क्योंकि उस समय TRE-4 का आंदोलन चल रहा था और इन लोगों ने TRE-4 का विज्ञापन जारी नहीं किया। अगर ये विज्ञापन जारी करते तब हम सोच सकते थे, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो हम छात्र हित में किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किए। आपने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? चुनाव, देखिए, हमारा मानना है कि अच्छे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए, संघर्षशील ईमानदार लोगों को राजनीति में जाना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, अधिकतर लोग तो भ्रष्ट ही है राजनीति में। जब तक अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो फिर नीति तो वहीं से बन रही है ना।
तो वहां आप जब नहीं जाइएगा तो कैसे काम होगा? तो सरकार पेपर आपकी बात लिख के- नहीं सुन रही है, तो आपने सोचा कि बिल्कुल, सड़क पे भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे, कानून तो सदन में बनेगा। तो हमने ये कहा था कि सड़क से सदन तक हम लड़ेंगे, अगर सदन में पहुंचेंगे तो सदन में तो लड़ेंगे ही, सड़क पे भी लड़ेंगे हम। और अभ्यर्थियों के कहने पे हम चुनाव लड़े थे, अभ्यर्थियों के कहने पे चुनाव लड़े। ये अलग बात है कि वही अभ्यर्थी वोट नहीं दिए, लेकिन ये अलग चीज है। लेकिन हम लड़े, आगे भी अभ्यर्थी जो कहेंगे तो हम लड़ेंगे चुनाव, नहीं कहेंगे तो नहीं लड़ेंगे। और 11 साल से हम लड़ रहे हैं, अभी तक तो पहली बार चुनाव लड़े। अगर हमको चुनाव लड़ने के लिए आंदोलन करना होता, अगर हमारा मकसद ये होता कि चुनाव हम आगे लड़ेंगे इसलिए छात्र आंदोलन करेंगे, तो हम 2019 में भी चुनाव लड़ सकते थे, 2020 में भी लड़ सकते थे, 2024 में भी लड़ सकते थे, 2000 इससे पहले 21 में भी उपचुनाव हुआ, बीच में भी कई बार उपचुनाव हुआ, उसमें भी हम चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन ऐसा तो हम नहीं किए। लेकिन पिछले साल ऐसी परिस्थिति बनी कि छात्रों ने ही कहा कि आप चुनाव लड़िए, तो हमने चुनाव लड़ा था। सड़क की राजनीति और चुनावी राजनीति में सबसे बड़ा अंतर क्या है? बहुत अंतर है। देखिए, पहले क्या था कि सड़क पे लड़ने वाले, जनता के लिए लड़ने वाले, युवाओं के लिए लड़ने वाले को लोग चुनाव में जिताते थे, अपने सब संसाधन से जिताते थे। लेकिन अब सीधे उल्टा हो गया है। अब सड़क पे आप उस जिसके लिए लड़ रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, उसको नौकरी मिल गई, उसके बाल बच्चों को नौकरी मिल गई, बस वहीं तक खत्म हो गया। चुनाव में आपकी जाति देखी जाएगी, आपका धर्म देखा जाएगा, आपका पार्टी देखा जाएगा कि आप किस पार्टी से हैं। आपके आंदोलन से उसको नौकरी मिली, कोई मतलब नहीं है। दिलीप जी, क्योंकि अभी आपने बताया कि आपको चुनाव लड़ने में रुचि है और आप लड़ना भी चाहेंगे, तो अगर कल को आप विधायक या एमएलसी बनते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मैं पहली की बात कर रही हूँ। देखिए, पहली प्राथमिकता हमारी होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। बिल्कुल, क्योंकि भ्रष्टाचार ही एक ऐसा शब्द है, ऐसा मुद्दा है जिनसे सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जिससे सारी चीजें जुड़ी हुई है। चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, धांधली सेटिंग का मामला हो, पंचायत में भ्रष्टाचार हो, ब्लॉक में हो, या जिला लेवल पर हो, या सचिवालय में हो, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। अभी देखिए ना, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है, कई आईएएस अधिकारियों पे अभी रेड चल रहा है, अरबों खरबों रुपए का भ्रष्टाचार कहीं चल रहा है। जो बिहार के विकास में जो पैसा खर्च होना चाहिए था, वो पैसा ये लोग लेकर जगह जगह बड़ा बड़ा आलीशान बंगला क्या क्या बनाए हुए हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं। तो ये कुछ जो आईएएस अधिकारी है, कुछ आईपीएस है, कुछ नेता, ये 10-20 लोग मिलकर बिहार की सारी संपत्ति को हड़प लिए, और जो विकास में जो पैसा खर्च होना चाहिए उस पैसे का ये लोग अपने निजी स्वार्थ में लगा दिए, और बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ है। आपसे ये मैं पूछना चाहूंगी कि क्या बिहार में रोजगार की राजनीति होनी चाहिए या जाति की? रोजगार की होनी चाहिए, शिक्षा की राजनीति होनी चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ तो जाति की होनी चाहिए। राजनीति क्यों होती है हर जगह? देखिए, इसके लिए आम जनता भी दोषी है। सबसे बड़ा दोषी तो हम कहेंगे आम जनता जी, और युवा भी दोषी है। पार्टी तो दोषी है ही, पॉलिटिकल पार्टियां तो दोषी है। मैं तो खुद अपना उदाहरण दे रहा हूं ना, कि जब हम आज तक अपनी जाति किसी को नहीं बताए, न किसी से जाति पूछते हैं, और हमारी लड़ाई से, हमारे आंदोलन से सब जाति धर्म के लोगों को फायदा होता है, तो फिर लोग चुनाव के समय हमारी जाति देखकर वोट देंगे। हमारी जाति देखकर वोट नहीं दिए तो दोषी कौन हुए? आम जनता ही दोषी हुई ना। आम जनता दोषी हुई। आपको किसी ने पैसा दिया, आपने उस पार्टी के लोग को वोट दे दिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपके बच्चे के लिए, आपके लिए जो आदमी जेल गया, हम उसको वोट दे। अरे आपको पैसा दिया, पैसा रख लेते, वोट नहीं देते। आपसे एक रैपिड फायर खेलेंगे राउंड, जिसमें मैं बोलूंगी एक वर्ड और आपको तुरंत आंसर देना है। एक वर्ड आपके मन में जो पहला आए आप वो बोल दें। तो पहला है कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी कह सकते हैं। बेरोजगारी। सबसे पसंदीदा नेता। अब सबसे ये तो थोड़ा हो जाता है, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार को कह सकते हैं। नीतीश कुमार को। जी। सबसे ईमानदार नेता। नीतीश कुमार। छात्र या नेता? ये मेरे से जुड़ा हुआ सवाल है। छात्र या नेता, आपको एक चूज करना है। मैंने हाँ, अपने बारे में हम बताएं। नहीं, आप छात्र को चुनेंगे या फिर नेता को चुनेंगे? हम तो छात्र को चुनेंगे। छात्र को चुनेंगे। आंदोलन या चुनाव? आंदोलन। नीतीश कुमार, क्या आता है मन में पहला ख्याल नीतीश कुमार से? ईमानदार। तेजस्वी यादव। युवा नेता। प्रशांत किशोर। विजनरी नेता। खान सर। खान सर, अब तो आपने ऐसा सवाल ही कर दिया कि जवाब क्या दे इनका। लोकप्रिय टीचर कह सकते हैं। लोकप्रिय, खैर अब वो रहे नहीं। आप कुछ बोलना चाहेंगे खान सर के उस पर? खान सर पे जब आप एक शब्द में तो जवाब नहीं दिया जा सकता है। खान सर पे हम इतना ही बोलना चाहेंगे, हम तो उनसे 2-3 बार ही मिले हैं, वो भी 2020-21 में मिले हैं। उसके बाद तो कभी मुलाकात हुई नहीं है। लेकिन
मैसेज से बात जरूर हुई जिस दिन कोचिंग वाली घटना हुई उस दिन। हम इतना ही कहेंगे कि खान सर को सलाह भी हमारी तरफ से है कि खान सर को जितना कम समय में और जितना मतलब पॉपुलैरिटी मिला, लोकप्रियता मिली, बिहार से मिली, बिहार में मिली, बिहार से बाहर पूरे देश में और विश्व में भी लोकप्रियता मिली, उस लोकप्रियता को ये संभाल नहीं पा रहे हैं। तो इनको उस लोकप्रियता को संभालना चाहिए और किसी से इनको अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। और इस चीज़ का हमेशा देखिए, संघर्ष जब आदमी करता है तो संघर्ष करने के बाद जो परिणाम आता है, जो चीज़ मिलता है, जितना मुश्किल से वो मिलता है ना, उस चीज़ को संभालना उससे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो खान सर यही नहीं कर पा रहे, संभाल नहीं पा रहे हैं। उनको चाहिए कि वो जलन की भावना को नहीं रखें। हमको जैसा लगता है कि जलन की भावना जो उनमें है वो नहीं रखे। कोई कोचिंग वाले उनसे आगे जा रहे हैं या क्या हो रहा है उस पर वो ध्यान ही न दे, अपना वो काम करे और मीडिया में आके कम से कम ऐसा बयान न दे जिससे बिहार की बदनामी होती है। जैसे कपिल शर्मा शो हुआ या केबीसी में गए तो इस तरह का बयान उन्होंने दिया जिससे बिहार की बदनामी होती है। और उस दिन भी जो कोचिंग वाली घटना हुई उस दिन भी उन्होंने पहले कह दिया कि हमारे आंखों के सामने 8-10 राउंड फायरिंग हुई। बात उन्होंने सही कही थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे गार्ड ने फायरिंग की। उनको ये भी बोलना चाहिए ना कि हमारे गार्ड ने फायरिंग किया। इन्होंने कहा कि दूसरे कोचिंग वाले ने फायरिंग किया। फिर बाद में पुलिस ने कहा कोई फायरिंग नहीं हुई, तो ये पलट गए बयान से। उसके अगले दिन सुबह में रोशन आनंद सर को जेल भेज दिया गया। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। दो कोचिंग संचालकों के बीच, शिक्षकों के बीच आपसी विवाद होते रहते हैं, लेकिन खान सर को वहाँ पे ये दिखाना चाहिए था, बड़ा दिल दिखाना चाहिए था कि दो स्टाफ माने दो कोचिंग के स्टाफ के बीच ये झगड़ा था, उसको दो कोचिंग शिक्षकों के बीच का झगड़ा नहीं बनाना चाहिए था। और रोशन आनंद सर को किसी भी परिस्थिति में जेल नहीं जाना चाहिए था, ये ख्याल रखना चाहिए था। इनको ये करना चाहिए था, पुलिस से भी बात करना चाहिए और आपस में इनको बात करना चाहिए था रोशन आनंद सर से। और रोशन आनंद सर को भी खान सर से बात करनी चाहिए थी कि भाई दो स्टाफ के बीच में जो झगड़ा है उसको हम लोग आपस में मिलकर सुलझा लेते। लेकिन गलती यहीं पे हुई, दोनों शिक्षकों का ईगो टकराया। और इसमें कौन ज़्यादा दोषी कौन ज़्यादा गलत ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो जांच का विषय है। लेकिन गलती यहाँ पे हुई, रोशन आनंद सर को जो जेल भेजा गया ये गलत हुआ, नहीं भेजा जाना चाहिए था। और जिस आधार पे जेल भेजा गया वो मुझे लगता है वो आधार भी सही नहीं है, गलत है। क्योंकि अगर आप ही अभी कह दे, आपके ऑफिस में आए हैं, आप कह दे कि भाई किसी के कहने पे दिलीप कुमार हमको थप्पड़ मार दिया, तो दिलीप कुमार को अरेस्ट कर, अगर दिलीप कुमार थप्पड़ मारा तो दिलीप कुमार को ना आप अरेस्ट कीजिएगा कि हम किसी के कहने पे किया उसको आप अरेस्ट करवाइएगा। क्या आप मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं? देखिए, ऐसा कुछ हम लेके नहीं चले हैं। हमारा राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं है। हमारे परिवार का आप देखिए कि साधारण परिवार से हम लोग हैं, किसान परिवार से हैं। हमारे पिताजी क्लर्क थे, रिटायर कर चुके हैं 16 में। और हमारे परिवार का राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये तो परिस्थिति बस हम छात्र नेता बन गए, बीपीएससी अभ्यर्थी से छात्र नेता। आपने चुनाव लड़ा है तो नहीं, तो वो तो राजनीति जैसे सदन में जाना ही पड़ेगा ना। सदन में अभी हम सड़क नहीं, ऐसा अभी तो विधायक भी नहीं बन पा रहे हैं आप। इतना बड़ा सपना हम ऐसा कभी सोचे ही नहीं है। भविष्य में देखिए, शुरू से ही हम जो काम किए हैं, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, बचपन से ही हम अपना काम करते गए हैं। फर्स्ट डिवीजन आएगा कि सेकंड डिवीजन आएगा कि क्या होगा, इससे मतलब नहीं रखे। बस हम ईमानदारी से पढ़ाई करते रहे और बचपन से ही हमारा जो रुचि पढ़ाई में ही रहा है। गांव के लोग से भी जाके अभी पूछिएगा, अगल बगल लोगों से, पुलिस तो जाके पूछताछ करवे किया है, कोई भी जाके पूछ सकता है। बचपन से ही हमारा पढ़ाई के अलावा किसी दूसरा चीज़ में मतलब ही नहीं रहा है। लेकिन पटना में आकर जो परिस्थिति देखे उसके अनुसार मजबूरी में, आक्रोश में हमको छात्र नेता बनना पड़ा। मजबूरी बस हम छात्र नेता बन गए, परिस्थिति बस बन गए। मतलब कोई ये सोच के नहीं चले था। अब आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो युवा तय करेंगे, बिहार की जनता तय करेगी भाई कि दिलीप कुमार एमएलसी बनेगा कि विधायक बनेगा कि नहीं बनेगा। ये तो बिहार के युवा तय करेंगे और जनता तय करती है, ये हम तय नहीं कर सकते हैं। क्या नीतीश कुमार कभी सोचे थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या सम्राट चौधरी जी कभी सोचे होंगे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या विधायक बनेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमारा ये है कि अपना काम करना है ईमानदारी से। आगे क्या मिलेगा, गीता का उपदेश है ना कि अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो वही काम हम करते हैं। हम कर्म कर रहे हैं, फल की चिंता हम नहीं करते हैं। आंदोलन भी करते तो हम यही सोच के करते हैं कि बस हमको आंदोलन करना है, पुलिस मारेगी, जेल भेजेगी, हम नहीं सोचते हैं। काफ़ी लंबा और संघर्ष भरा सफ़र रहा है आपका। अगर आज बिहार की कोई भी बेरोजगार छात्र आपको देख रहे हो जो कई बार असफल हुआ हो या फिर निराश हो चुका हो, तो आप उससे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनसे हम यही कहेंगे कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। आपके अंदर जो भी कैपेसिटी है वो आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता है।
तो आप अपने क्षमता के अनुसार काम कीजिए। जिस फील्ड में, जैसे मान लीजिए उम्र समाप्त हो गई, तो आपको जिस फील्ड में इच्छा है, जो आपकी क्षमता है, उस अनुसार आप काम कीजिए। लेकिन निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। जिंदगी जीने का नाम है। कोई जरूरी नहीं है। नीतीश कुमार जी इंजीनियर थे, आज उनको किस रूप में लोग जान रहे हैं? मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के इतने लंबे समय से। इंजीनियर के नाम से तो कोई नहीं जान रहा है कि इंजीनियर रहते, वो जॉब करते तो उनको कोई नहीं जानने देने वाला था। इंजीनियर कितना है देश में? लाखों इंजीनियर हुए, कितने को लोग जानते हैं? लेकिन मुख्यमंत्री बने, नेता बने तो सब लोग जानते हैं। तो इसलिए आपके अंदर जो कैपेसिटी है वो आप ही जानिएगा। हिम्मत नहीं हारना है, जिंदगी जीने का नाम है। लेकिन ईमानदारी से अच्छा काम करके जो आपकी कैपेसिटी है उस अनुसार आप काम कीजिए। और युवाओं से खास के एक अनुरोध करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग में से ही कुछ लोग पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं और कई बार जेल भी जाना पड़ता है। अभी यूपी पुलिस की परीक्षा चल रही है कांस्टेबल की, उसमें कई लोग पकड़े गए हैं। तो ऐसा काम मत कीजिए। ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी से एग्जाम दीजिए, गलत काम में मत रहिए, धांधली सेटिंग पेपर लीक में मत पढ़िए, लालच में मत पढ़िए। बहुत 90% लोग तो ठगे जाते हैं। इतना लाख रुपया दीजिए, आपका हम सेटिंग करा देंगे। पैसा दे दिया, कुछ हुआ नहीं, पैसा भी वापस नहीं होता है। तो इसलिए ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए, लालच में मत आइए। ईमानदारी से काम कीजिए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी से आपको नौकरी मिलेगी। कि अभी देखिए बिहार के युवाओं के लिए मुद्दा जो है TRE-4 का विज्ञापन 46,000 से अधिक पदों पे, इसके अलावा BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय का एग्जाम हो, एग्जाम डेट घोषित हो, CGL-4 का एग्जाम डेट घोषित हो और संविदा वेटेज उसमें हटे। इसके अलावा लाइब्रेरियन की बहाली, दरोगा सिपाही BSSC में पारदर्शिता आए, दरोगा मेंस पेपर लीक का जांच हो, धांधली सेटिंग की जांच हो। ये सारे मुद्दे हैं जिस पे हम लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और युवाओं से भी कहेंगे कि आप लोग एकजुट होकर रहिए, जाति धर्म में मत बटिए। क्योंकि अभी जो माहौल कुछ लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है, कुछ लोग हैं जो स्वघोषित छात्र नेता बनना चाह रहे हैं, कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। तो वैसे लोग तो मौका खोजते हैं कि दो कोचिंग संस्थानों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है, उसको हिंदू मुस्लिम, यादव मुस्लिम का रंग देना चाहते हैं जिससे उनको फायदा होगा। तो आप लोग बटिए मत, एकजुट होकर लड़िए। दिलीप कुमार आज तक किसी से ना तो जाति पूछा है, आगे भी नहीं पूछेंगे। हम अपनी जाति भी किसी को नहीं बताते हैं, तो आज तक दिलीप कुमार, लेकिन लोग पता कर लेते हैं। भाई आप हर कोई किसी न किसी जाति या धर्म का होगा, लेकिन हम लोग को मिलकर लड़ना है। और हमारा जो आंदोलन होता है, हमारा जो संघर्ष होता है, वो सभी जाति धर्म के लोगों के लिए रहता है। पिछले साल हमने आंदोलन किया, डोमिसाइल शिक्षक भर्ती में लागू हुआ, तो सबको फायदा होगा। महिला आरक्षण जो है 35%, उसमें बाहरी लड़कियों को भी आरक्षण मिलता था, जिसके खिलाफ हम लड़े, अभ्यर्थियों ने साथ दिया। तो अब जाके क्या हुआ, बाहर की महिलाओं को आरक्षण बिहार में नहीं मिलेगा, सिर्फ बिहार की लड़कियों को बिहार में आरक्षण मिलेगा। सरकारी नौकरी में लाखों लड़कियों को फायदा हो रहा है। दिव्यांग आरक्षण बाहरी लोगों को भी मिलता था, अब सिर्फ बिहार के लोगों को मिलेगा, तो बिहार के लोगों को फायदा हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारा काम हम लोगों ने किया है। AEDO, वो हमारी ही मांग थी कि BEO प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए, मनोनयन नहीं होना चाहिए। उसके बाद सरकार ने इस पे किया, तो अभी परीक्षा रद्द हुई है, फिर परीक्षा होगी, उसके भी लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे, मांग करेंगे। बस युवाओं से यही आग्रह करेंगे कि आप लोग एकजुट रहिए, एकजुट होकर काम करना है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं अमृता सिंह और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार।